Hello aspirants and welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 21st of April 2023. First news है 5 soldiers killed in Jammu and Kashmir terror attack. Army says firing likely use of grenades. तो 5 सोल्जर्स की हमारी शहादत हो गई है एंड इन्होंने अल्टीमेट सेक्रीफाइस दिया है, तो बेसिकली हमको यहाँ पर रिस्पेक्ट पे करनी चाहिए। 5 जवान हमारी वीरगति को प्राप्त हो गए। अब इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल ऑफकोर्स पाकिस्तान है। जिस टेरर ग्रुप ने यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है इस अटैक की, बेसिकली जमात इस्लामी से रिलेटेड है। 5 आर्मी सोल्जर्स वर किल्ड थर्सडे आफ्टरनून इन पूंछ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जब इनकी व्हीकल को फायर लगा दी गई बाई अनआइडेंटिफाइड टेररिस्ट। तो बेसिकली यहाँ पर ग्रेनेड फेंका था जिसकी वजह से यहाँ पर आग लग गई। द व्हीकल कॉट फायर ड्यू टू लाइकली यूज़ ऑफ ग्रेनेड्स बाई टेररिस्ट। एंड यहाँ पर जो 5 पर्सनल थे राष्ट्रीय राइफल यूनिट के, जिनको कि डिप्लॉय किया गया था काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के लिए इन दिस एरिया, दे हैव अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट देयर लाइव्स इन द इंसिडेंट। नेक्स्ट है बिलावल टू अटेंड SCO मीट इन गोवा सेज पाकिस्तान बट अटैक कास्ट शेडो। तो SCO की मीटिंग होने वाली है। SCO की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये है SCO। SCO के आपको मेंबर्स पता होने चाहिए। अभी 8 मेंबर्स हैं लेकिन 9 मेंबर्स हो जाएंगे, क्योंकि जो मीटिंग होगी SCO की इंडिया में, इसमें ईरान को फुल टाइम मेंबर बनाया जाएगा। ठीक है, तो 9 मेंबर्स हो जाएंगे, 1 मेंबर यहाँ पर ईरान हो जाएगा। अब ये जो SCO की मीटिंग होगी इसमें यहाँ पर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आएंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी, ये अटेंड करेंगे शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा इन्फॉर्म किया गया है पाकिस्तान के द्वारा इंडिया को कि अटेंड करेंगे, लेकिन ये जो हमने अभी अटैक देखा इसकी वजह से हो सकता है कि यहाँ पर कुछ चेंजेस हो जाएं। अब बेसिकली जो इंडिया है ये अपनी डिप्लोमेसी दिखाना चाहता है। हमारे पास G20 की प्रेसिडेंसी है, हमारे पास SCO की प्रेसिडेंसी है। एंड एक रीज़न ये भी है कि चाइना के साथ हमारे लगातार टेंशन्स बने हुए हैं। तो चाइना के साथ हमारे टेंशन्स हैं, तो हम ये चाहेंगे कि पाकिस्तान के साथ जो हमारे टेंशन्स हैं ये बेसिकली ख़त्म हो जाएं। तो पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी विल अटेंड द शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग इन गोवा ऑन May 4-5। ऐसा अनाउंस किया गया है पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन के द्वारा। मीटिंग अभी भी 2 हफ्ते दूर है। द टेरर अटैक ऑन जम्मू एंड कश्मीर ऑन थर्सडे आवर्स आफ्टर द अनाउंसमेंट बाय इस्लामाबाद वंस अगेन पुट्स अ क्वेश्चन मार्क ऑन द विजिट, क्योंकि जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है बेसिकली इंक्रीज हो गया इस अटैक के बाद। अ टफ रिस्पॉन्स फ्रॉम दिल्ली हैज़ द पोटेंशियल कि बेसिकली ये जो विजिट है ये यहाँ पर स्कटल हो जाए। अब चाइना एक बड़ा चैलेंज हमको पोज कर रहा है, तो ज़रूरी है कि पाकिस्तान के साथ जो टेंशन्स हैं उनको यहाँ पर डायल डाउन किया जाए। और पाकिस्तान वैसे भी पोल्स में जाने वाला है, उसके बाद इंडिया में भी 2024 में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो डिप्लोमेटिक टाइज रिस्क पर है। उसका रीज़न है बेसिकली यहाँ पर पाकिस्तान, जैसे जो पाकिस्तान है वो इंडिया का यूज़ करता है अपने वोट बैंक के लिए। फॉर एग्जांपल अभी भी इन्होंने अपनी सुप्रीम कोर्ट को बोला कि हम अपने पंजाब प्रोविंस में इलेक्शन नहीं करा सकते हैं, क्योंकि अगर हम इलेक्शन कराएंगे तो अभी बहुत सेंसिटिव माहौल है, हो सकता है कि इंडिया इसका फ़ायदा उठा ले और इंडिया हमारे ऊपर अटैक कर दे। तो ये सब पाकिस्तान करता है। तो इन्विटेशन टू पाकिस्तान इज़ अ सिग्निफिकेंट आउटरीच इन अ ईयर ऑफ G20 एंड SCO समिट, जब इंडिया अपनी डिप्लोमेसी को शोकेस करना चाहता है। नेक्स्ट है असम एंड अरुणाचल इंक पैक्ट टू एंड डेकेड्स ओल्ड बॉर्डर डिस्प्यूट। तो असम एंड अरुणाचल का बॉर्डर डिस्प्यूट है, 800 किलोमीटर का यहाँ पर शेयर्ड बाउंड्री है एंड काफ़ी जगह बेसिकली यहाँ पर 123 विलेजेस में बॉर्डर डिस्प्यूट है। अब इन बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा विलेज मेंशन नहीं है जिससे क्वेश्चन आ सकता है। तो बस आप एक बार देख लो। इन अ मूव टू एंड अ 5 decade ओल्ड बॉर्डर डिस्प्यूट, द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ असम एंड अरुणाचल प्रदेश ऑन थर्सडे साइंड अ MOU ओवर डिस्प्यूटेड एरियाज along द रफली 800 किलोमीटर शेयर्ड बाउंड्री। एंड डिस्प्यूट यहाँ पर 123 विलेजेस के बारे में है। कुछ विलेजेस यहाँ पर असम को दिए गए हैं, कुछ विलेजेस यहाँ पर अरुणाचल को दिए गए हैं। नेक्स्ट है आफ्टर सेक्शन 377 रीड डाउन मे बी नीड टू रीडिफाइन मैरिज। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये कहना है कि हमने यहाँ पर सेक्शन 377 को तो डीक्रिमिनलाइज कर दिया है, अब ज़रूरी ये है कि मैरिज को भी रीडिफाइन किया जाए। क्योंकि अगर हमने सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज किया है, इसका मतलब ये है कि हम ये मानते हैं कि जो होमोसेक्सुअल लोग हैं इनकी भी स्टेबल रिलेशनशिप हो सकती है। तो अगर इनकी भी स्टेबल रिलेशनशिप हो सकती है, तो अगर इनका सेम सेक्स रिकॉग्निशन इनके यूनियन को हमको देना चाहिए। तो ऐसा यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहना है कि जो मैरिज का लॉ है इसको इवॉल्व करने की ज़रूरत है कि ये यहाँ पर सेम सेक्स कपल्स को भी इंक्लूड करे। तो सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हियरिंग पिटीशन सीकिंग रिकॉग्निशन ऑफ सेम सेक्स मैरिजेस वेदर द लॉ हैज़ प्रोग्रेस टू अकोमोडेट सच रिलेशनशिप्स एंड सेक्शन 377 को यहाँ पर डीक्रिमिनलाइज किया गया है। परहैप्स द स्टेज हैड बीन सेट टू एक्नॉलेज अ मोर स्टेबल इमोशनल रिलेशनशिप्स, जैसे कि यहाँ पर सेम सेक्स मैरिज होती है।
Therefore, by decriminalizing homosexuality, we have not just recognized fleeting relationships between consenting adults of the same gender. बेसिकली हमने implicit तरीके से ये भी रिकॉग्नाइज किया है कि जो लोग यहाँ पर सेम सेक्स रिलेशनशिप में होते हैं इनकी भी स्टेबल रिलेशनशिप हो सकती है. Once we have made that, we have crossed that bridge. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या इनके यूनियन को रिकॉग्नाइज करना है मैरिज की तरह? तो ये यहाँ पर क्वेश्चन है, इसको लेकर यहाँ पर जजमेंट जब आएगा तब हम देखेंगे. अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के साथ हम रिलेशंस को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं. उसका रीज़न हमने देख लिया कि चाइना के साथ अभी भी टेंशन्स बहुत ज़्यादा हैं, तो पाकिस्तान के साथ भी हम टेंशन को ज़्यादा नहीं रखना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम टेंशन्स को डाइल डाउन करना चाहते हैं. तो इन कीपिंग विद द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, तो पाकिस्तान हमारा नेबर भी है, तो इंडिया यही चाहता है कि पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशंस रहें. इंडियाज़ कंसिस्टेंट पोजीशन इज़ दैट इश्यूज़ इफ़ एनी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो इसको बाईलेटरली रिजॉल्व किया जाए. फिर यहाँ पर इंडस वाटर ट्रीटी ही क्यों ना हो, सब कुछ यहाँ पर बाईलेटरली रिजॉल्व किया जाए. द ओनस इज़ ऑन पाकिस्तान की ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट को क्रिएट किया जाए, लेकिन पाकिस्तान ऐसा करता नहीं है एंड इंडिया यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करेगा नहीं अगर नेशनल सिक्योरिटी का मैटर होगा. ये बेसिकली एडवर्टीजमेंट का पेज है, इसको हम नहीं डिस्कस करेंगे. इंडिया रेडी टू शेयर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन एक्सपर्टीज़, तो बेसिकली यहाँ पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है. तो इंडिया ने स्पेशल इंपॉर्टेंस दिया है डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन को लेकर, और इंडिया अपनी एक्सपर्टीज़ को शेयर करने के लिए तैयार है कि डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन यहाँ पर कैसे किया जाना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन कैसे होना चाहिए, कलेक्शन कैसे होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे डिवाइड किया जाना चाहिए. नेक्स्ट है, न्यू स्पेस पॉलिसी सेट्स आउट रोल्स ऑफ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एंटिटीज़. तो स्पेस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर को 2020 में अलाउ किया गया था कि जो प्राइवेट सेक्टर है ये भी आ सकता है. अब प्राइवेट सेक्टर के लिए आपने अलाउ तो कर दिया, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को आपको फैसिलिटेट करने की भी तो ज़रूरत है. तो उसके लिए काफ़ी टाइप की यहाँ पर बॉडीज़ बनाई गई. एक ISPA बनाया गया था, NSIL बनाया गया था, ठीक है, इन स्पेस बनाया गया था. तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए. यहाँ पर इन स्पेस की बात की गई है. इन स्पेस यहाँ पर सिंगल विंडो एजेंसी होगा फॉर ऑथोराइजेशन ऑफ ऑल स्पेस एक्टिविटीज़. एंड अगर प्राइवेट सेक्टर की स्पेस सेक्टर में एंट्री होगी तो इसकी वजह से क्या फ़ायदा होगा, इसकी वजह से ये फ़ायदा होगा कि जो रूटीन काम है वो तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर देख लेगा, एंड जो इसरो है ये सिर्फ यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करेगा. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर सिंगापुर की सैटेलाइट्स लॉन्च करनी है तो प्राइवेट सेक्टर कर लेगा, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है तो इसरो उसके ऊपर बेसिकली आराम से फोकस कर सकता है, क्योंकि बाकी जो रूटीन काम है ये यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर देख लेगा. तो 3 years आफ्टर ओपनिंग अप the space sector to private entities, the union government Thursday released the Indian space policy document, जो कि बताता है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट एंटिटीज़ जो हैं स्पेस सेक्टर में उनका क्या काम होगा, इंक्लूडिंग कि यहाँ पर इसरो क्या करेगा. तो इसरो यहाँ पर R&D के ऊपर ज़्यादा फोकस करेगा. द पॉलिसी एम्स टू नॉट ओनली क्रिएट स्पेस बेस्ड रिसोर्सेज एंड सर्विसेज बट ऑल्सो प्रमोट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेस सेक्टर में. प्राइवेट कंपनीज जिनको कि नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज़ कहा गया है इस पॉलिसी में, ये बेसिकली यहाँ पर एंड टू एंड स्पेस एक्टिविटी कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, लॉन्च कर सकती हैं, ऑपरेट कर सकती हैं, सैटेलाइट्स को रॉकेट्स बना सकती हैं, ग्राउंड स्टेशंस क्रिएट कर सकती हैं, स्पेस पोर्ट्स बना सकती हैं, मोबाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म्स बना सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं. एंड इसरो जो है वो यहाँ पर फोकस करेगा R&D पर. एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि जो प्राइवेट एंटिटीज़ है ये स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कैपेबिलिटीज़ को भी बना सकती हैं. अब ये क्या होता है, तो बेसिकली जो स्पेस डेब्री है उसको ट्रैक करने के लिए, जैसे कि इसरो का भी एक प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट नेत्र, उसका काम यही है जो स्पेस डेब्री है उसको यहाँ पर टैकल करना और उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना कि बेसिकली डेब्री कहाँ पर है, कहीं हमारी कोई सैटेलाइट इससे कोलाइड तो नहीं कर सकती है. एंड स्पेस डेब्री से रिलेटेड एक सिंड्रोम है जिसका नाम है कैसलट सिंड्रोम. तो ये सब आपको बस पता होना चाहिए. नेक्स्ट है द मोस्ट पॉपुलस. तो बेसिकली मिड 2023 में हम यहाँ पर मोस्ट पॉपुलस नेशन हो जाएंगे. अब हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो हमारे पास चैलेंजेस भी हैं. इतने सारे लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, हेल्थ प्रोवाइड करनी है, सारी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है. तो क्या करने की ज़रूरत है ये सब यहाँ पर बताया गया है. तो UN पॉपुलेशन फंड प्रोजेक्शन की इंडिया जो है ये चाइना को ओवरटेक कर देगा आने वाले 2 महीनों में, और इंडिया दुनिया का मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएगा. और हमारी जो पॉपुलेशन है मिडिल ऑफ द ईयर में 142.86 करोड़ हो जाएगी एंड चाइना की हो जाएगी 142.57 करोड़. तो हाँ, हमारी चाइना से पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी. अगर डेमोग्राफर्स की बात करें तो इस डेटा पर पहुँचे कि हमारी पॉपुलेशन इतनी हो जाएगी, उसके लिए फोर्टिलिटी रेट का यूज़ किया गया, रिप्लेसमेंट रेट का यूज़ किया गया, एज रीजन वाइज डेटा, एंड इसके अकॉर्डिंग इस बात पर पहुँचे कि हमारी पॉपुलेशन जो है चाइना को सरपास कर देगी. द UN रिपोर्ट कन्फर्म्स अ ट्रेंड, और ट्रेंड ये है कि हमारी जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है ये पास्ट 10 ईयर्स में स्लो डाउन हुआ है.
तो ग्रोथ स्लो डाउन हुआ है, पॉपुलेशन नहीं स्लो डाउन हुई है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर पॉपुलेशन अगर 6% से बढ़ रही थी तो पॉपुलेशन यहाँ पर 5% से बढ़ रही है, लेकिन बढ़ रही है। फिर ये बताया गया कि इंडिया का फर्टिलिटी रेट यहाँ पर कम हुआ है, 3.4 हुआ करता था अर्ली 90s में, अभी यहाँ पर 2 हो चुका है। इसका मतलब ये है कि हम रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे आ चुके हैं। तो अल्टीमेटली हमारी पॉपुलेशन अभी स्टेबल हो जाएगी और उसके बाद हमारी पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगी। द कंट्री इज़ ऑन कोर्स टू अचीव दिस इफ़ इट मेंटेन्स दिस रेट इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। एंड नेक्स्ट फ्यू ईयर्स तक अगर हमारा यहाँ पर टोटल फर्टिलिटी रेट 2 रहता है तो बेसिकली हमारी पॉपुलेशन स्टेबल हो जाएगी एंड उसके कुछ टाइम के बाद हमारी पॉपुलेशन कम होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर ये कहा गया कि पॉपुलेशन कंट्रोल की अगर हम बात करें तो इंडिया ने पॉपुलेशन कंट्रोल को हमेशा एजुकेशन के थ्रू करने की कोशिश की है या तो परसुएट करने की कोशिश की है, अगर हम इमरजेंसी को छोड़ दें, क्योंकि इमरजेंसी में तो फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन हुआ था। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो कोर्सिव मेथड्स का यूज़ स्टेट्स ने कभी भी प्रमोट नहीं किया है। स्टेट ने बेसिकली यहाँ पर लोगों को अवेयर करने की कोशिश की है कि आपके कम बच्चे होने चाहिए, कम बच्चे होंगे तो आप ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाओगे। तो इन रिसेंट ईयर्स लेकिन कोर्सिव मेथड्स को एम्प्लॉय करने की कोशिश की जा रही है कुछ स्टेट्स के द्वारा कि अगर आपके यहाँ पर 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आप यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते हो। So in recent years, however, coercive methods making people with more than 2 children ineligible for government jobs, for instance, have become a part of the family planning playbook of some states. ऐसी टेंडेंसीज को कर्ब करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर कोई भी कोर्सिव प्रैक्टिस करोगे तो ये विमेन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर विमेन के ऊपर आ जाती है। तो यूएन रिपोर्ट rightly points out that global experience show family planning targets can lead to coercion of women and टोटल फर्टिलिटी रेट यहाँ पर कुछ एरिया में ज़्यादा है जैसे कि यूपी, बिहार, झारखंड, मेघालय। तो गवर्नमेंट को यहाँ पर टाइम टेस्टेड मेथड्स को फॉलो करने की ज़रूरत है एंड यहाँ पर विमेन को एम्पावर करने की ज़रूरत है, उनकी एजुकेशन में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल अगर विमेन यहाँ पर एजुकेटेड होती है एंड विमेन यहाँ पर एम्प्लॉयड होती है तो अगर यहाँ पर फैमिली डिसीजंस की बात आती है, फैमिली प्लानिंग की बात आती है तो विमेन की भी इक्वल से होती है। तो विमेन को एजुकेट करने की बहुत ज़रूरत है, ये बताया गया है। अगर हम बात करें तो डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारा बहुत ज़्यादा है, 15 to 64 एज ग्रुप में 2/3 है इंडिया की पॉपुलेशन। एजुकेशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत है हमको, स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करने की ज़रूरत है एंड अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत है इन सारे लोगों के लिए। हमारे पास एडवांटेज है, एडवांटेज ये है कि हमारे पास यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो दिस इज़ अ मेजर रीज़न फॉर द कंट्री बीइंग स्लो टू टेक एडवांटेज ऑफ इट्स लार्ज वर्किंग एज ग्रुप, क्योंकि बेसिकली हम यहाँ पर एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर पाए, हम यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग को नहीं क्रिएट कर पाए। तो ये सब क्रिएट करने की ज़रूरत है एंड विमेन का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, ये बहुत ज़्यादा कम है, इसको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। ये 32% हुआ करता था 2005 में, अभी ये सिर्फ 19% रह गया है 2021 में। तो विमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। इसके कुछ रीज़न दिए गए थे लास्ट ईयर इकोनॉमिक सर्वे में कि यहाँ पर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्यों कम है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो कि यहाँ पर क्यों कम है। फॉर एग्जाम्पल एक रीज़न ये था कि अगर हम बात करें विमेन की, तो बहुत सारी विमेन यहाँ पर हायर एजुकेशन परस्यू कर रही हैं जिसकी वजह से वो अभी जॉब मार्केट में एंटर ही नहीं होना चाहती हैं। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्यों कम है, तो बेसिकली आप इकोनॉमिक सर्वे को रेफर कर सकते हो, उसमें एक चैप्टर में बताया गया है। नेक्स्ट है लेट डेटा फ्लो। तो यहाँ पर ये बताया गया कि बेसिकली इंडिया में डेटा ही नहीं है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल सेंसस का डेटा आया नहीं है, सेंसस यहाँ पर 2021 में होना था और शायद ये 2024-25 में होगा लोकसभा पोल्स के बाद। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे की बात करें तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2012 में रिलीज़ हुआ था, 2017 में रिलीज़ होने वाला था, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि डेटा को लेकर क्वालिटी इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से हम डेटा को रिलीज़ नहीं करेंगे एंड उसके 5 साल बाद होने वाला था कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। हो सकता है कि इसको भी यहाँ पर 2024 के इलेक्शन के बाद ही करें। तो अगर हमारे पास डेटा ही नहीं है तो बेसिकली आप पॉलिसी प्लानिंग कैसे करोगे? तो ये ऑथर का क्वेश्चन है कि बेसिकली जो स्टैटिस्टिकल सिस्टम है उसको आप स्ट्रेंथन करो एंड डेटा आप कलेक्ट करो। डेटा होगा तभी आप यहाँ पर पॉवर्टी रिडक्शन कर सकते हो, तभी आप यहाँ पर इनइक्वालिटी रिडक्शन कर सकते हो। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिसी मेकिंग के लिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इंडिया इज़ ऑन कोर्स टू सरपास चाइना इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, ये हमें कहाँ से पता चल रहा है? तो UNFPA की जो स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट है इस बात से पता चल रहा है। हमारे पास खुद का सेंसस तो है ही नहीं क्योंकि 2021 में तो सेंसस हुआ ही नहीं। हाउएवर इंडियाज़ ओन सेंसस एनुमरेशन एक्सरसाइज जो कि 2021 में होने वाली थी, इसको 2024-25 के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। सिमिलरली जो यहाँ पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस निकालता है जिसका डेटा यहाँ पर 2022-23 तक आ जाना चाहिए था, इस दिसंबर तक, इसको यहाँ पर
जनरल इलेक्शंस 2024 की बात किया जाएगा। 2017-18 का जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, इसको यहाँ पर रिलीज़ ही नहीं किया गया क्योंकि गवर्नमेंट का ये कहना था कि इसमें कुछ क्वालिटी इश्यूज़ हैं। इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है ये कंट्री के स्टैटिस्टिकल सिस्टम में इंटरफेयर कर रही है। डेटा जो यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, बेसिकली ये हमें वेरियस फेसेट्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग देता है कि कितनी यहाँ पर पावर्टी रिड्यूस हुई है, कितनी यहाँ पर इनइक्वालिटी एस्टिमेट करने में मदद करता है। एंड अगर गवर्नमेंट डेटा कलेक्ट नहीं करेगी तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि बेसिकली यहाँ पर जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो यहाँ पर डेटा कलेक्ट करती हैं। इन द एब्सेंस ऑफ सच सर्विस हमें दूसरे डेटा सेट्स के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा एंड दूसरे डेटा सेट्स यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी सिग्नल्स दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक रिपोर्ट की बात की गई है जो कि हमने डिस्कस भी की थी। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो रूरल पावर्टी है इसमें सिर्फ हमें मॉडेस्ट राइज देखने को मिला है, लेकिन CMIE ने यहाँ पर सर्वे किए एंड CMIE सर्वे के अकॉर्डिंग एंड पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वेज के अकॉर्डिंग बेसिकली यहाँ पर जो पावर्टी है ये इंक्रीज़ हुई है, लेकिन इनके अकॉर्डिंग तो सिर्फ मॉडेस्ट इंक्रीज़ हुई है। ऑन द अदर हैंड, स्टेट ऑफ द वर्किंग इंडिया 2021 भाई अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, इसने ये कहा है कि पावर्टी में शार्प इंक्रीज़ हुआ है। तो कोई कह रहा शार्प इंक्रीज़ हुआ है, कोई कह रहा कम इंक्रीज़ हुआ है। तो इसके लिए हमारे पास गवर्नमेंट के द्वारा डेटा तो होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट तो यहाँ पर डेटा ले ही नहीं रही है, ना ही रिलीज़ कर रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सेंसस नहीं रिलीज़ किया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे नहीं आया। तो डेटा एक्यूरेट होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए, इसी से आप पॉलिसी मेकिंग कर सकते हो। एंड अगर आप सेंसस एक्सरसाइज को पोस्टपोन करते रहे तो इनिशियल मंथ्स में तो समझ आया, बेसिकली यहाँ पर कोविड था, लेकिन अभी क्यों डिले किया जा रहा है ये जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है। अभी आप बेसिकली यहाँ पर इलेक्शंस के लिए पोस्टपोन कर रहे हो कि 2024 के इलेक्शंस हो जाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पर सेंसस कराएंगे। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। कोविड वेव पार्ट ऑफ द टाइड नहीं, कि कोविड वेव है अभी आपको कैसे रहना चाहिए, क्या कुछ डेंजर है नहीं है, क्या आपको प्रिकॉशंस फॉलो करने चाहिए नहीं करने चाहिए, ये सब है। तो बेसिकली ऑथर ने कहा कि प्रिकॉशंस तो फॉलो करने ही चाहिए, लेकिन घर में बैठने की ज़रूरत नहीं, बाहर जा सकते हो। स्टील फ्रेम टू भावना वृक्ष, ये हमने डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है मेगा साइंस मेगा ड्रीम्स। तो आर्टिकल बहुत अच्छा तो नहीं है आपके एग्जाम के लिए। अगर लीगो की बात करें तो लीगो को लेकर हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था एक्सप्लेन पेज पर, वो आर्टिकल बहुत अच्छा था, उसमें लीगो के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन थी। एंड अगर क्वेश्चन आएगा तो उसी आर्टिकल में से आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। तो अभी यहाँ पर ऑथर ने क्या लिखा है वो हम देख लेते हैं, 2-3 पॉइंट्स। अ फोर्टनाइट अगो यूनियन कैबिनेट ने यहाँ पर अप्रूव किया फुल बजट फॉर द लीगो इंडिया मेगा साइंस प्रोजेक्ट। तो लीगो इंडिया मेगा साइंस प्रोजेक्ट कहाँ पर होगा? तो ये होगा हिंगोली डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में। अगर हम यहाँ पर लीगो की बात करें तो लीगो है क्या? लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। करेगा क्या? तो ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करेगा। एज नोटेड इन द इन प्रिंसिपल अप्रूवल ग्रांटेड बाय द यूनियन कैबिनेट इन February 2016, जो लीगो है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देगा हमारे यूथ को। हमारा यूथ यहाँ पर रिसर्च करियर परस्यू कर सकता है, कटिंग एज एरियाज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड साइंस में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सब ऑथर का कहना है। फिर यहाँ पर और प्रोजेक्ट्स की बात की गई है। पहला है लार्ज हेड्रन कोलाइडर। तो ये CERN का प्रोजेक्ट, CERN, इसने हिग्स बोसॉन पार्टिकल को डिटेक्ट किया था। एंड अभी कुछ टाइम पहले इसका तीसरा रन हुआ था, आई थिंक लास्ट ईयर इसका तीसरा रन हुआ था, जहाँ पर इसने पेंटाक्वार्क्स और टेट्राक्वार्क्स को डिटेक्ट किया था। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत आप देख लेना लार्ज हेड्रन कोलाइडर क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है। 30 मीटर टेलीस्कोप ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। स्क्वायर किलोमीटर एरे ये भी डिस्कस कर चुके हैं। एंड ईटर में क्या कर रहे हैं? बेसिकली ये न्यूक्लियर फ्यूजन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ये टोकामक बना रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप नियर पुणे, हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप इन लद्दाख। तो ये सब कुछ यहाँ पर इंडिया ने किया है। एंड इंडिया बहुत ज़्यादा साइंस को परस्यू करना चाहता है, हम साइंस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहते हैं। तो फर्स्ट डिटेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स बाय लीगो ऑब्जर्वेटरीज इन द US इज़ एन इंस्ट्रक्टिव केस। एंड ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ भी चुका है कि लीगो ने यहाँ पर क्या डिटेक्ट किया था, लीगो किसके लिए था? तो लीगो यहाँ पर ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए था। नेक्स्ट है द मार्जिन्स विद इन। तो सेम सेक्स मैरिज को लेकर कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के पास यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है कि सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज करे। मोर रूम टू स्पेंड, ये हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर जो सेंटर है वो स्टेट को इंटरेस्ट फ्री लोन्स देता है। एंड लास्ट बजट में अनाउंस किया गया था कि हम स्टेट को इंटरेस्ट फ्री लोन्स देंगे एंड स्टेट इस पैसे का यूज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कर सकता है। तो ऑथर का यही कहना है कि जो सेंटर आपको इंटरेस्ट फ्री लोन्स दे रहा है, आप इसका यूज़ कर सकते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। अभी प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम ये है कि जो स्टेट्स है इनकी ऑफ बजट बोरोइंग्स को कम कर दिया गया था। अब स्टेट यहाँ पर ऑफ बजट बोरोइंग कर क्यों रहे थे? कि बेसिकली फिस्कल डेफिसिट में दिखेगा नहीं और ये ज़्यादा बोरो कर सकते हैं अपनी एजेंसीज़ के थ्रू। ऐसा सेंटर भी करता था, लेकिन सेंटर ने कहा कि अब हम भी ऑफ बजट बोरोइंग नहीं करेंगे। एंड स्टेट को भी लिमिट बता दी गई कि आप भी यहाँ पर ऑफ बजट बोरोइंग नहीं करोगे। एंड अगर आप ऑफ बजट बोरोइंग करोगे तो आपको यहाँ पर सेंटर से कंसेंट लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन रिसेंट मंथ्स देयर हैव बीन 2 सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स रिलेटिंग टू स्टेट गवर्नमेंट्स फाइनेंसेस। पहला ये स्टेट गवर्नमेंट की ऑफ बजट बोरोइंग
से लेकर, एंड दूसरी बात ये जो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट फंड प्रोवाइड कर रहा है इसका बेटर देन एक्सपेक्टेड यूटिलाइजेशन। स्टेट गवर्नमेंट की जो ऑफ बजट बोरोइंग्स थी वर अर्लियर नॉट सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट ओवरसाइट बाय द सेंटर। दिस अलाउड स्टेट यहाँ पर ऑफ बजट बोरोइंग्स बहुत ज़्यादा कर रहा था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर 2021-22 में गाइडलाइंस इशू की जाती हैं और सेंटर के द्वारा ये कहा जाता है कि अगर आप ऑफ बजट करोगे बोरोइंग तो बेसिकली आपको यहाँ पर सेंटर की कंसेंट लेनी पड़ेगी अंडर आर्टिकल 293 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर ये बताया गया है कि यहाँ पर जो ऑफ बजट डेट है ये बहुत ज़्यादा राइज हो रहा था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर हमें इसका डिक्लाइन देखने को मिला है। डिक्लाइन क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पर सेंटर की गाइडलाइन आ गई थी। लेकिन उसके बाद भी जो स्टेट्स हैं जो सेंटर के इंटरेस्ट फ्री लोन वाला प्रोविजन इसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ करने के लिए। हाउएवर, डिस्पाइट द बैक एंडेड रिलीज ऑफ द इंटरेस्ट फ्री केपिक्स लोन्स इन मार्च, एक्चुअल मार्केट बोरोइंग्स जो स्टेट की थी ये इंडिकेटेड अमाउंट से ज़्यादा थी। इसका मतलब ये है कि जो स्टेट है ये एस्टिमेट भी नहीं कर पा रहे हैं। दिस सजेस्ट कि स्टेट्स यहाँ पर अनेबल है अपनी बोरोइंग रिक्वायरमेंट को एक्यूरेटली प्रोजेक्ट करने के लिए इन एडवांस, समथिंग जो कि बॉन्ड मार्केट पार्टिसिपेंट्स को यहाँ पर माइंड पे रखना चाहिए कि स्टेट का जो एस्टिमेशन है वो पूरी तरीके से गलत है। फॉर एग्जांपल अगर ये डिसाइड करते हैं कि हमको पर्टिकुलर अमाउंट बोरो करना है तो उससे ज़्यादा ही बोरो कर रहे हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। इन फर्स्ट एवर वाटर बॉडी सेंसस बंगाल टॉप्स लिस्ट ऑफ स्टेट्स, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉन्ड्स और रिजर्वॉयर्स हैं। आप यहाँ पर लिस्ट देख सकते हो, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा, उसके बाद यूपी, आंध्रा, ओडिशा, असम, झारखंड, तमिलनाडु। तो थोड़ा बहुत बस आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर सेंसस किया गया है वाटर बॉडीज़ का, जिसको कि रिलीज़ किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। एंड इंडिया में कितना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा कहाँ पर है तो रूरल एरियाज़ में 97.1% है वाटर बॉडीज़ एंड सिर्फ 2.9% है अर्बन एरिया में। नेक्स्ट है इंडियाज़ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑन अ स्टेडी डिक्लाइन सिंस 1990s। तो ग्रोथ रेट डिक्लाइन हो रहा, पॉपुलेशन ही डिक्लाइन हो रही है, ठीक है, ग्रोथ रेट डिक्लाइन हो रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई बच्चा है जो कि यहाँ पर आप मान सकते हो कि 5 फीट का है, फिर वो 6 का हो जाता है, तो यहाँ पर जो ग्रोथ रेट हुआ और 6 के बाद 6.5 का होता है, तो यहाँ पर जो ग्रोथ रेट हुआ ये कम हो गया ना। ऐसा तो नहीं है ना कि बच्चे की हाइट कम हो रही, बच्चा तो बढ़ ही रहा है। तो इंडिया may be on track to become the world's most populous country, but its population growth rate has been slowing. India's census figures show that जो हमारी population growth rate था ये 1.3% था 1951 में, उसके बाद 2% हो गया 1961 में। ओवर नेक्स्ट 30 ईयर्स 1971 से लेकर 1991 में जो हमारा population growth है ये स्टडी रहता है 2.2% पर, एंड 2011 में ये कम होकर हो जाता है 1.6%। फिर ये बताया गया कि अगर हम रिलीजियस कम्युनिटीज़ के अक्रॉस पॉपुलेशन देखें तो मुस्लिम में यहाँ पर जो पॉपुलेशन डिक्लाइन है ये ज़्यादा शार्पर है अमंग हिंदूज ओवर द लास्ट 3 डेकेड्स, बट इट हैज़ बीन शार्पर अमंग मुस्लिम्स दैन अमंग हिंदूज ओवर द लास्ट 3 डेकेड्स। अब ये डेटा कहाँ से आया है तो प्यू रिसर्च सर्वे हुआ था, उससे भी ये सारा डेटा पता चला है। दूसरा इशू ये है कि फर्टिलिटी ज़्यादा थी। फर्टिलिटी ज़्यादा क्यों थी? क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्ट्रासेप्शन की डिमांड है ये नहीं मीट हो पा रही थी, ये एक रीज़न है। ड्यूरिंग 2001 to 11 हमने एक स्टीप डिक्लाइन देखा था किसकी पॉपुलेशन ग्रोथ में, जेंट्स की, बुद्धिस्ट में, सिक्स में, क्रिश्चियन में, ठीक है। नेक्स्ट है नेटो चीफ मेक्स फर्स्ट विजिट टू यूक्रेन सिंस स्टार्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट। तो नेटो चीफ यहाँ पर यूक्रेन गए और उनका ये कहना है कि यूक्रेन को तो यहाँ पर नेटो का पार्ट होना ही होना चाहिए, ये कंट्री तो डिजर्व करता है इस ब्लॉक को ज्वाइन करना। इनके इन्हीं सब कहने से वॉर शुरू हुई थी। तो नेटो चीफ ने डिक्लेयर किया है थर्सडे को कि यूक्रेन तो यहाँ पर डिजर्व करता है इस मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन करना। देखो यूक्रेन ज्वाइन करे ना करे, लेकिन यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि फिनलैंड इसको ज्वाइन कर चुका है और टोटल मेंबर्स कितने हो चुके हैं अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो याद कर लेना। एंड वॉशिंगटन ट्रीटी कब बना था, क्यों बना था, ये सब कुछ याद कर लेना क्योंकि नेटो साल भर न्यूज़ में रहा है। तो इनका यही कहना है। बाकी पाक प्लेसेस ऑर्डर फॉर इट्स फर्स्ट कार्गो ऑफ डिस्काउंटेड रशियन क्रूड ऑयल। तो बेसिकली यहाँ पर इस्लामाबाद ने बात की रशिया से कि हमको भी यहाँ पर डिस्काउंटेड ऑयल दे दो। तो रशिया ने पहले तो मना किया, लेकिन बाद में रशिया ने कहा ठीक है दे देंगे, वैसे भी हमको एक्सपोर्ट तो करना ही है, यूरोप में हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, इंडिया चाइना को कर ही रहे हैं, आपको भी एक्सपोर्ट कर देंगे। बाकी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पाकिस्तान हैज़ प्लेस्ड इट्स फर्स्ट ऑर्डर फॉर डिस्काउंटेड रशियन क्रूड ऑयल अंडर अ डील स्ट्रक बिटवीन इस्लामाबाद एंड मॉस्को। थ्रेट ऑफ ऑल आउट वॉर विद इंडिया फॉर वन रीजन फॉर डिले इन पोल्स, पाकिस्तान गवर्नमेंट टेल सुप्रीम कोर्ट। तो इनका ये कहना है कि पंजाब प्रोविंस में हम इलेक्शन नहीं करा सकते हैं, उसका रीज़न ये है कि हो सकता है कि इंडिया हमारी वल्नरेबिलिटीज़ का फ़ायदा उठाए और इंडिया हमारे ऊपर अटैक कर दे, ठीक है, ये इनके रीज़न है। बाकी इनके पास पैसा नहीं है। एक दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है जो कि शायद इन्होंने नहीं बताया है। तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान, स्पाइक इन टेररिज्म एंड थ्रेट ऑफ एन ऑल आउट वॉर विद इंडिया, ये इनके की रीजंस है जो कि इन्होंने साइट किए हैं कि हम पंजाब में प्रोविंशियल इलेक्शंस क्यों नहीं करा सकते हैं। EU नॉट टू माइग्रेशन प्लान ईच विल हेल्प अदर इफ नंबर्स स्वेल।
तो अगर हम यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के माइग्रेशन प्लान की बात करें तो पहले इनका ये इकोसिस्टम था कि जो इंसान जिस कंट्री में आ रहा है उस ही कंट्री की उस इंसान को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाकी यहाँ पर कंट्रीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी इनका ये कहना है कि अगर एक ही कंट्री में बहुत ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो दूसरा कंट्री भी यहाँ पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड करेगा। बस ये थोड़ा सा चेंज किया गया है। अब बात ये थी कि पहले ग्रीस और इटली को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, क्योंकि जो भी लोग जाते थे वो तो ग्रीस और इटली में ही जाते थे, सबसे पहले वही पड़ रहा है। तो ये यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, लेकिन अभी इसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं लोग। योर हेयर इज़ गोइंग ग्रे, इसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न बेसिकली यही है कि आपके स्टेम सेल सही से काम नहीं कर रहे हैं, जो कि मेलानिन को प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि मेलानिन की वजह से ही बेसिकली जो ब्लैक कलर होता है वो होता है। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि यहाँ पर मेलानिन क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब मेलानिन क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं? क्योंकि जब आपकी यहाँ पर एज होती जाती है तो जो स्टेम सेल्स है इनका जो डिवीजन है, जो सेल्स डिवीजन है, ये थोड़ा कम होता जाता है। तो कुछ चीज़ें तो आपको दिखती हैं, फॉर एग्जांपल आपके हेयर ग्रे हो रहे हैं, लेकिन बॉडी में इंटरनली जो चेंज हो रहा है वो आपको नहीं दिखता। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो सेल की डिवीजन कैपेसिटी है ये यहाँ पर कम होती है, कार्डियक आउटपुट यहाँ पर कम होता है, किडनी फंक्शन यहाँ पर कम होता है, ये सब कुछ आपको नहीं दिखता, लेकिन आपको ग्रे हेयर्स दिखते हैं तो आपको लगता है ऐसा क्यों हो रहा है। तो मेलानिन फॉर्मेशन यहाँ पर कम हो रहा है, बस यही एक रीज़न है। चाइना एंड सेंट्रल एशिया, तो चाइना जो है ये यहाँ पर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ मीटिंग कर रहा है। 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है, कौन कौन से हैं? उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड किर्गिस्तान। ठीक है, 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड किर्गिस्तान, एंड चाइना इनके साथ मीटिंग करने वाला है। तो फर्स्ट C+C5 मतलब चाइना और ये जो सेंट्रल एशियन 5 कंट्रीज़ है उनकी मीटिंग होने वाली है। चाइना की यहाँ पर लंबी हिस्ट्री रही है ट्रेड की, कल्चर की, क्योंकि जो सिल्क रूट है बेसिकली वो यहीं पर लाई करता था, एंड सिल्क रूट के बेसिस पर ही चाइना यहाँ पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी यहाँ पर लेकर गया। चाइना का इन्वॉल्वमेंट अगर हम देखें तो सोवियत यूनियन के ब्रेकअप के बाद यहाँ पर चाइना ने बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट को इंक्रीज़ करने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो ये रशिया का ही बैकयार्ड है। लेकिन रशिया की इन्फ्लुएंस यहाँ पर कम हो रही है, जिसकी वजह से चाइना अपनी इन्फ्लुएंस को यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। फिर यहाँ पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की भी बात की गई है, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल एशियन आपको कुछ कंट्रीज़ मिल जाएंगे जो कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। एक सेंट्रल एशियन कंट्री है जो कि SCO का मेंबर नहीं है, अगर आपको उसका नाम पता है देन प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, नहीं पता है तो आप देख लेना। टू द लैंडलॉक्ड रीजन, चाइना यहाँ पर एक्सेस प्रोवाइड करता है टू द पैसिफिक ओशन एंड ईस्ट एशिया। बाकी यहाँ पर इन्होंने अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लॉन्च किया था 2013 में, जब इन्होंने विजिट किया था अल्माटी को। अल्माटी यहाँ पर कजाकिस्तान की कैपिटल है। बीजिंग ने बहुत सारा पैसा डाला उज़्बेकिस्तान में, एंड बाकी जो आसपास का एरिया उसमें भी बहुत ज़्यादा पैसा डाला है। बेसिकली जो यहाँ पर चाइना करता है चेक बुक डिप्लोमेसी, बहुत सारा पैसा प्रोवाइड करता है। अब प्रॉब्लम क्या है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को बीजिंग से? तो प्रॉब्लम ये है कि जो यहाँ पर बीजिंग है, जो उइघुर मुस्लिम्स रहते हैं जिनजियांग रीजन में, उनका ट्रीटमेंट बहुत ख़राब तरीके से करता है, उनका कल्चरल जेनोसाइड कर रहा है, उनके साथ यहाँ पर बॉन्डेड लेबर की तरह ट्रीटमेंट करता है। तो बेसिकली यहाँ पर ये प्रॉब्लम है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को चाइना से। चाइना नाउ जॉसल्स विद रशिया एज द रीजन्स फॉरमोस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। तो बेसिकली यहाँ पर रशिया की इन्फ्लुएंस तो है, लेकिन रशिया की इन्फ्लुएंस कम हो रही है। उसका रीज़न ये है कि रशिया एक वॉर में एंगेज हो चुका है। तो शी हैज़ रिपोर्टेडली टोल्ड सेंट्रल एशियन लीडर्स कि ये यहाँ पर ईगर हैं और ये डिस्कस करना चाहते हैं ग्रैंड प्लान की, जो यहाँ पर रिलेशंस उनको कैसे डेवलप किया जाए। रशिया की एक मिलिट्री अलायंस है जिसका नाम है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो रशिया की एक मिलिट्री अलायंस है जिसका नाम है CSTO। लास्ट ईयर किर्गिस्तान ने यहाँ पर CSTO मिलिट्री एक्सरसाइज को कैंसिल कर दिया था, और ये कहा था कि ये जो 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं इन्होंने रशिया की साइड नहीं ली। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि बेसिकली न्यूट्रल है, इन्होंने रशिया की साइड नहीं लिया। इंडिया और सेंट्रल एशिया की बात करें तो हाँ, सेंट्रल एशिया के साथ हमारे रिलेशंस हैं, लेकिन उतनी अच्छी हम डिप्लोमेसी नहीं कर रहे हैं जितनी अच्छी डिप्लोमेसी यहाँ पर चाइना कर पा रहा है सेंट्रल एशियन को लेकर, और सेंट्रल एशियन में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट, कॉट इन सुडान कन्फ्लिक्ट, वाई द कर्नाटका हक्की पिक्की गो टू अफ्रीका। तो हक्की पिक्की यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है, कर्नाटका की ट्राइब है, एंड बेसिकली ये हैं बर्ड कैचर्स। अब इस सूडान कहाँ पहुँच गए? तो पहले ये बर्ड कैच किया करते थे, उसके बाद ये स्पाइसेस हर्बल्स इनके बिजनेस में आ गए, जिसकी वजह से ये चले गए सूडान। तो हक्की पिक्की इज़ अ ट्राइब जो कि सेवरल स्टेट्स में रहती है, वेस्ट एंड साउथ इंडिया की, स्पेशली फॉरेस्ट एरिया के आसपास रहती है। हक्की का मतलब होता है, हकी इन कन्नड़ मीन्स बर्ड, एंड पिक्की का मतलब होता है कैचर्स। तो ये हैं बर्ड कैचर्स, सेमी नोमैडिक ट्राइब्स है, एंड बर्ड कैचर्स एंड हंटर्स ये हुआ करते थे। एंड इसमें 4 क्लैन होते हैं। मुझे नहीं लगता कि क्लैन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बार देख लो, गुजरातिया, पनवार, कालीवाला, मेवारस। तो बेसिकली जैसे हिंदू में यहाँ पर हायरार्की होती है, वैसे ही ये भी हायरार्की है। गुजराती सबसे ऊपर है एंड मेवारा सबसे नीचे हैं। तो इन द ओल्डन डेज देयर वाज अ हायरार्की अमंग द क्लैंस। गुजरातिया यहाँ पर सबसे ऊपर है एंड मेवाराज यहाँ पर सबसे नीचे हैं।
फॉरेस्ट मेन नेचुरल रिसोर्स है हक्की पिक्की का। अभी कौन कौन से स्टेट में मिलते हैं, तो बेसिकली पहले गुजरात एंड राजस्थान में रहा करते थे, फिर ये कर्नाटका चले गए। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। इनके रिचुअल्स एंड कस्टम्स क्या हैं, तो ये नॉन वेजिटेरियंस होते हैं। जो एल्डेस्ट सन होता है ये अपने बाल नहीं कटा सकता है। ट्राइब यहाँ पर प्रेफर करती है क्रॉस कजन मैरिजेस को। मोनोगेमी यहाँ पर नॉर्म है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस ट्राइब के बारे में, बस थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए हक्की पिक्की। वाइडर एम्बिट फॉर आधार, तो बेसिकली यहाँ पर आधार ऑथेंटिकेशन रूल्स जो 2020 के हैं उसमें यहाँ पर अमेंडमेंट किया जाएगा और सेंटर ये चाहता है कि जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं ये भी आधार ऑथेंटिकेशन को यूज़ करें और स्टेट भी ऑथेंटिकेशन के लिए इसको यूज़ करें। बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर यहाँ पर आधार डिटेल्स का यूज़ किया जा रहा है प्राइवेट एंटिटीज़ के द्वारा तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसके बाद भी रूल्स को चेंज करके ये कहा जा रहा है कि जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं ये यहाँ पर आधार को ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ कर सकती हैं। तो सेंटर हैज़ प्रपोज्ड अलाउइंग प्राइवेट एंटिटीज़ एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट एंटिटीज़ यहाँ पर आधार ऑथेंटिकेशन कर सकती हैं फॉर अ नंबर ऑफ सर्विसेज। द मेजर कम्स हाफ अ डेकेड, जब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो आधार डिटेल्स अगर यहाँ पर प्राइवेट एंटिटी यूज़ कर रही है तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सुप्रीम कोर्ट रूलिंग में लीड टू राइज इन ट्रांसफर प्राइसिंग लिटिगेशंस फॉर हाई कोर्ट्स, तो आपको यहाँ पर ट्रांसफर प्राइसिंग पता होना चाहिए। बाकी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है और इसकी वजह से लिटिगेशन कैसे इंक्रीज हो जाएगी इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। Transfer pricing refers to pricing of goods and services within an organization like a parent company to its subsidiary, which determines tax liability of an Indian subsidiary of a foreign company. There is often a dispute between foreign companies and Indian tax authorities in calculating tax लाइबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल जब बीबीसी का केस था वो भी यहाँ पर ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड ही था। तो ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है, जैसे कि बीबीसी ने यहाँ पर कोई प्रोडक्ट बनाया, बीबीसी इंडिया ने कोई प्रोडक्ट बनाया एंड एक यहाँ पर कंपनी है बीबीसी केन्या, तो इसकी पेरेंट कंपनी तो यहाँ पर बीबीसी है, ये बीबीसी की तो सब्सिडरी है ना बीबीसी इंडिया और बीबीसी केन्या। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर बीबीसी ने कोई प्रोडक्ट बनाया एंड वो प्रोडक्ट बीबीसी यहाँ पर 900 रुपये के प्रॉफिट के ऊपर बेचना चाहता है कि बीबीसी इंडिया ने ये सोचा कि इसको मैं किसी और कंपनी को बेचूंगा एंड 100 रुपये का बनाया मैंने 1000 रुपये का बेचूंगा एंड 900 रुपये का प्रॉफिट होगा। लेकिन इंडिया में लगता है 30% टैक्स एंड इंडिया में अगर 30% टैक्स लग रहा है तो 900 रुपये के ऊपर जो प्रॉफिट हुआ 900 रुपये उसके ऊपर उसको 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो बीबीसी इंडिया बेसिकली यहाँ पर क्या करेगा, बीबीसी इंडिया यहाँ पर प्लान बनाएगा और वो बीबीसी केन्या को ये बोलेगा कि मैं तुमको इसको 200 रुपये में बेच रहा हूँ जिसकी वजह से मेरा जो प्रॉफिट देखे वो यहाँ पर सिर्फ 100 रुपये देखे, ठीक है। तो 100 रुपये के ऊपर ही उसको यहाँ पर बेसिकली टैक्स देना पड़ेगा जो बीबीसी इंडिया है। बीबीसी केन्या की अगर हम बात करें तो बीबीसी केन्या उसके बाद यहाँ पर किसी को बेच सकता है 900 रुपये का। अब बीबीसी केन्या को ऐसा करके क्या फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि केन्या में जो टैक्स रेट है वो इंडिया से कम है जिसकी वजह से जो उसका प्रॉफिट होगा उसको वहाँ पर कम टैक्स देना पड़ेगा और वो अपने टैक्स को बचा सकता है। तो ये होता है ट्रांसफर प्राइसिंग एंड ये आपको मिलेगा जो कि बेसिकली यहाँ पर सेम पेरेंट कंपनी की सब्सिडरी है, जैसे कि बीबीसी इंडिया और बीबीसी केन्या ये बीबीसी की सब्सिडरी है ना। तो ऐसे आपको याद रखना है। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।